हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कोहलरबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने मिले होंगे। तो आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नैतिकता के बारे में। देखेंगे कि क्या है। यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। इससे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है। जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो ना ही नैतिक होता है ना अनैतिक होता है, ना उसे अच्छी की समझ होती है ना बुरे की समझ होती है। वो सब चीजें अच्छा या बुरा समाज से सीखता है ना। ये भी आपको पता ही होगा। आगे देखेंगे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोलरबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा है। मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है कि कोलरबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को और कौन से अन्य नामों से जाना है। तो इसका आंसर होगा अवस्था सिद्धांत, मतलब स्टेज थ्योरी। ठीक है। इन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत को 6 अवस्था में विभाजित किया है एवं उन्हें सार्वभौमिक माना है। ठीक है। कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? 6 अवस्थाओं में। सार्वभौमिक का तात्पर्य है कि कोई बच्चा हो वह उन अवस्था से होकर अवश्य गुजरता है। मतलब ये जो 6 अवस्था इन्होंने बताई है, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी बच्चा इन 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। नैतिक विकास की अवस्था एक निश्चित क्रम में आती है। एक निश्चित क्रम बनाया है उन्होंने अवस्थाओं का। इस क्रम को बदला नहीं जा सकता। नैतिक अवस्था की अंतिम अवस्था में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या कम होती है। मतलब जो इन्होंने अवस्थाएं बताई है उसकी अंतिम अवस्था में पहुंचने वाले बच्चों की ज्यादा बच्चे नहीं पहुंच पाते अंतिम अवस्था तक। नैतिक तर्क शक्ति के आधार पर बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। आगे देखेंगे हम। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे इसके। अमेरिकन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कोलरबर्ग 1927 में इनका जन्म हुआ था तथा 1927 से 1987 ने ही 1958 में नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। मतलब कौन से सन में आया था नैतिक विकास का सिद्धांत? 1958। सन याद रखना बहुत जरूरी होता है। आप सन प्लीज याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने नैतिकता के विकास को सिद्ध करने के लिए नैतिकता की 11 कहानियां ली। 11 कहानियां इन्होंने अपने नैतिकता के विकास में 11 कहानियां के बारे में बताया था। कोलरबर्ग ने इन्हीं कहानियों के को बच्चों को सुनाकर नैतिकता के स्तर को मापते थे। मतलब ये जो 11 कहानियां इन्होंने बताई थी उन्हीं 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 को सुनाकर बच्चों को वो सुनाते थे कहानियां और उनसे अपने सिद्धांत में नैतिकता के स्तर को मापते थे। इन कहानियों में से सबसे प्रसिद्ध कहानी है हाइनेज हिंज की कहानी, जो बहुत प्रसिद्ध है। आपने भी पढ़ी होगी हिंज की कहानी। अभी 2-3 साल पहले इससे क्वेश्चन भी आया था। हिंज के बारे में पूछा गया था उसमें। तो हिंज की कहानी हम अभी आगे देखेंगे। हिंज की कहानी इन्होंने 20 वर्ष तक के बच्चों के साथ साक्षात्कार कर कहानी सुनाकर बच्चों से प्रश्न पूछकर निर्णय निकाला व यह नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। मतलब इन्होंने 20 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन पर प्रयोग किया। मतलब प्रयोग नहीं बोलेंगे, मतलब उन्हें कहानी सुनाकर प्रश्न पूछकर अपने नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में कोलरबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की कुल कितनी अवस्थाएं होती है? 6 अवस्थाएं। ये याद रखने की है कि वैसे 3 होती है। मतलब 6 अवस्थाओं को 3 अवस्थाएं हैं, उनको 6 अवस्थाओं में कन्वर्ट करा है उन्होंने। ठीक है। आगे देखेंगे हम। इनकी अवस्थाएं मतलब 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? फर्स्ट है परंपरागत अवस्था, पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था, उत्तर परंपरागत अवस्था। ठीक है। पहले हम उनकी वो स्टोरी देख लेंगे जो उनकी जो फेमस स्टोरी है। वो ये स्टोरी है उनकी, ये कोलरबर्ग की जो फेमस है बहुत, हिंज की स्टोरी। तो इसमें मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, इसे शॉर्ट शॉर्ट में बता दे रही हूँ थोड़ा सा। कि यूरोप की एक महिला थी जो बीमार थी। वो जिंदगी मतलब उसकी कंडीशन बहुत खराब थी।
और उसके पति का नाम क्या था? उसके पति का नाम था हिंज। तो वो जो डॉक्टर के अनुसार जो वो जो महिला बीमार थी, उसका इलाज सिर्फ एक ही दवाई दवाई से हो सकता था। उसका नाम था रेडियम। रेडियम था। तो उसी समय उस रेडियम की खोज एक फार्मासिस्ट ने की थी। वहाँ के एक फार्मासिस्ट ने उस रेडियम की खोज की थी। उस दवाई बहुत महंगी थी, वो दवाई का मूल्य बहुत ज़्यादा था। इसलिए उस फार्मासिस्ट ने उस फार्मासिस्ट को दवाई बनाने में बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, जिस कारण उस औरत का पति हेंज उसे खरीद में असमर्थ था। मतलब उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, तो वो खरीद नहीं सकता था वो दवाई, उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तो फार्मासिस्ट के पास गया और उससे बोला कि मैं कुछ पैसे देकर वो दवाई ले लेता हूँ और अपनी पत्नी की जान बचा देता हूँ, बचा सकता हूँ। आप कुछ पैसे रख लीजिए, फिर बाकी के पैसे मैं बाद में दे दूंगा। परंतु उस फार्मासिस्ट ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं ये दवाई नहीं दूंगा। मैंने दवाई बहुत ज़्यादा अधिक पैसे धन अर्जित करके करके करने के लिए कमाई है। इसे मैं जो उसने जो दवाई बनाई थी, उसको बनाने में उसको बहुत पैसा लगा। तो वो उसे देने से उसने साफ मना कर दिया। आप मुझे आगे वो फिर बोलता है कि जब मतलब फार्मासिस्ट उसको बोलता है कि जब तक कि आप पूरा मूल्य नहीं चुकाएंगे तब तक मैं आपको दवाई नहीं दूंगा। ये बात सुनकर हेंज को गुस्सा आ जाता है और वो दुकान में तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। उसे और तोड़फोड़ करके उसकी दुकान में जो रेडियम जो दवाई थी वो चुरा कर ले जाता है। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मुझे कि मतलब हिंज ने सही किया या गलत। यही उनकी कहानी थी। हम आगे स्टेजेस के बारे में देखेंगे। जो साइंटिस्ट ने स्टेजेस बताए, 6 स्टेजेस। जो पहला है पूर्व परंपरागत अवस्था। इसके पूर्व परंपरागत अवस्था की दो दो अवस्थाएं है। इसमें आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था। ठीक है। दूसरा है प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तीसरा है उत्तर परंपरागत अवस्था के अंतर्गत आते हैं कि सामाजिक समझौते की अवस्था, सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। तो हम इन अवस्थाओं को पहले देखेंगे। सबसे फर्स्ट पे थी पूर्व। फर्स्ट पे क्या थी? पूर्व परंपरागत अवस्था। जब बालक बाहरी तत्व या घटना के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक या अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति उसे नैतिक तर्क शक्ति कही जाती है। ठीक है। इसमें दो अवस्थाएं होती है जो कि इस प्रकार है। आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इस अवस्था में बालक व्यवहार बंद मतलब आज्ञा और दंड की अवस्था को इस प्रकार समझेंगे हम। जैसे अगर अगर हम कोई बालक किसी चीज की जिद कर रहा है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, तो इस तो हम उसे डांट कर मतलब वो किसी गलत काम काम के लिए हमें बोल रहा है कि मुझे ये करना है, तो हम उसे डांट कर ही समझाएंगे कि नहीं, ये काम गलत है, इसे नहीं करना चाहिए। जिससे वो उससे ही वो सीखेगा कि हाँ, ये काम गलत है, मुझे सब डांट रहे हैं तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। यही उन्होंने आज्ञा और दंड के और ये बहुत नैतिकता का मुख्य आधार है। ये आज्ञा एवं दंड की अवस्था, इससे ही बालक सीखेगा सही और गलत में क्या पहचान होगी, यही उससे सीखेगा। सेकंड पॉइंट देखेंगे अहंकार की अवस्था। इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वयं की इच्छा को पूर्ण करने वाला होता है। मतलब अहंकार की अवस्था में व्यवहार बालक को ऐसा लगता है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए और उसे ऐसा लगता है कि मैं जो चाहता हूँ वही सही है। उसे ऐसा लगता है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन, अर्थात हम दूसरी कोई इच्छा भी पूरी मतलब अगर वो कोई खिलौना मांगता है कि मुझे खिलौना ले दो, तो अगर हम उसे खिलौना लेते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि इन्होंने पहला खिलौना मुझे दे दिया था और मैं इनसे कुछ और भी मांगूंगा। ऐसे वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा होता है। इस अवस्था में बालक में अहंकार होता है। उसी यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से क्या चोरी करने से होता है तो वह काम करता है। ऐसे अनैतिकता नहीं समझता। मतलब अगर वो झूठ भी बोलेगा तो और चोरी करेगा तो वह ये काम करते रहता है, उसे ये अनैतिक नहीं लगता। आगे देखेंगे हम।
परंपरागत अवस्था, ये सेकंड अवस्था है इसकी। परंपरागत, इस अवस्था में बच्चों का व्यवहार उनके माँ-बाप या किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। इसमें 2 अवस्थाएँ होती हैं, जो इस प्रकार है। प्रशंसा की अवस्था, मतलब प्रशंसा की अवस्था में वो आएगा कि अगर बच्चा कोई काम करता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं ये करूँगा तो मुझे सब अच्छा बोलेंगे, और वो यही काम को बार-बार दोहराता है। उसे ऐसा लगता है कि मुझे ये काम करने पर लोगों के द्वारा प्रशंसा मिलेगी, और उस व्यवहार को ही अनैतिक मानता है जिससे प्रशंसा मिले, मतलब वो उसी कार्य को अनैतिक मानने लग जाता है जिससे उसे प्रशंसा मिलती है। यही है इसमें। सेकंड देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। उत्पादकता में बच्चों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्य पर आधारित होती है। मतलब स्टार्टिंग में बच्चों की सामाजिक अवस्था, बच्चों की विकास की अवस्था समाज, आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्य पर आधारित होती है। यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल प्रशंसा के लिए महत्व देता है। इस अवस्था में पहुंचकर वह समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य अनैतिक है। मतलब उसे ऐसा फील होने लगता है कि सामाजिक नियम जो बनाए हुए हैं हमारे लिए, उसके विरुद्ध अगर कोई कार्य करेंगे तो वो अनैतिक है। आगे देखेंगे हम। तीसरा पॉइंट है उत्तर परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर को 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला सामाजिक समझौते की अवस्था। इस अवस्था तक आते आते वह समझने लगता है कि व्यक्ति व समाज के बीच एक समझौता होता है। मतलब इस अवस्था में आता है, आते आते उसे ऐसा लगने लगता है कि व्यक्ति और समाज के बीच एक समझौता है। व्यक्ति यह मानने लगता है कि हमारा दायित्व है कि हम समाज के नियमों का पालन करें, क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। अगर नियमों का पालन नहीं करते तो व्यक्ति व समाज के बीच का समझौता टूट जाता है। परंतु यह अवस्था में हम समझते हैं कि समाज की सम्मति से सामाजिक नियमों को बदला जा सकता है। सेकंड पॉइंट है सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। इसे विवेक की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था तक व्यक्ति के अच्छे बुरे, उचित अनुचित आदि विषयों पर वह स्वयं व्यक्तिगत विचार करने के लिए विकसित हो जाता है। मतलब सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था तक आते जाते उसे ये सबकी समझ होने लगती है कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसे कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, एवं अपने बनाए नियमों पर वह चलने लगता है। इस अवस्था में बालक अपने विवेक का प्रयोग करने लग जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम, जो अब हमने वैसे पढ़ लिया है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे। कुलरबर्ग कहाँ के निवासी थे? लॉरेंस, इनका पूरा नाम क्या था? लॉरेंस कुलरबर्ग, इनका पूरा नाम है। लॉरेंस कुलरबर्ग का जन्म ब्रॉक्सवेल है, न्यूयॉर्क, मतलब न्यूयॉर्क के निवासी थे वो। ठीक है, कुलरबर्ग का जन्म कब हुआ था? कुलरबर्ग का जन्म 25 अक्टूबर 1927 में हुआ था। ठीक है, और वो कहाँ के रहने वाले थे? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। कुलरबर्ग का पूरा नाम क्या था? कुलरबर्ग का पूरा नाम लॉरेंस कुलरबर्ग है। कुलरबर्ग ने एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कुलरबर्ग थे। जीन प्याजे का हमने अभी पढ़ा नहीं है, मैं आने वाली क्लासेस में पढ़ा दूंगी, देख लेना अपने। मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है जीन प्याजे के नैतिक मुद्दों के सिद्धांत, आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके। प्रभावित होकर उन्होंने नैतिक न्याय को अपने अध्ययन के रूप में चुना। चौथा प्रश्न देखेंगे, नैतिक विकास के जनक। नैतिक विकास के जनक आप सब जानते होंगे, कुलरबर्ग। ठीक है, यही कुछ इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।